आज के इस डीप डाइव में ना हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े और शायद सबसे जादुई लगने वाले रहस्य पर बात करने वाले हैं। और वो रहस्य है जीवन की शुरुआत। बिल्कुल। रहस्य यह है कि आखिर निर्जीव वस्तुओं से यानी पत्थर, पानी, गैस और मिट्टी से जीवन की शुरुआत कैसे हुई। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण ध्रुव राठी के YouTube चैनल पर मौजूद एक बहुत ही शानदार रिसर्च वीडियो पर आधारित है। हाँ, वो वीडियो इस विषय की गहराई में काफी अच्छी तरह से जाता है। तो हमारा मिशन आज यही है कि विज्ञान की उन कड़ियों को जोड़ा जाए जो हमें उस पल तक ले जाती हैं जब धरती पर पहली बार किसी चीज ने सांस ली थी। ये एक बहुत ही लंबा और रोमांचक सफर है ना? पर चर्चा शुरू करने से पहले एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य। क्या कोई सोच सकता है कि इंसानों का डीएनए एक केले के डीएनए से 60% तक मिलता जुलता है? सुनने में ये किसी मजाक जैसा लग सकता है। मुझे भी ऐसा ही लगा था पहली बार सुनकर। लेकिन विज्ञान की दुनिया में ये एक बहुत ही ठोस सच्चाई है और ये समानता सिर्फ एक केले तक सीमित नहीं है जी। धरती पर मौजूद हर एक जानवर, हर पौधा, समुद्र में तैरती मछलियां, यहाँ तक कि हवा में मौजूद अदृश्य बैक्टीरिया भी, मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अगर हम जेनेटिक इतिहास खंगालें तो हम एक ही बिंदु पर पहुंचते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हम सबका एक ही पूर्वज है। और अगर हम समय के इस पहिए को आज से लगभग 3.7 अरब साल पीछे घुमाएं तो हमें वो साझा पूर्वज मिलता है जिसे विज्ञान की भाषा में लूका कहते हैं, यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। हाँ, ये कोई बड़ा जानवर या पेड़ नहीं था। ये एक सिंगल सेल्ड माइक्रोब था, एक बेहद सूक्ष्म जीव जो शायद शुरुआती धरती की उबलते हुए पानी वाली किसी गर्म जगह पर रहता था। आज धरती पर जो भी जिंदा है वो सब इसी एक जीव से विकसित हुआ है। ये बात सच में हैरान करने वाली है। चलिए इसको थोड़ा अनपैक करते हैं। अगर हम ये मान लें कि लूका से ही सारा जीवन शुरू हुआ तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है, लूका से पहले क्या था? सही सवाल है। क्या अचानक से आसमान से कोई दैवी शक्ति आई जिसने बेजान रसायन में जान फूंक दी, या अंतरिक्ष से कोई एलियन आकर जीवन के बीज बो गया? आखिर कुछ साधारण से बेजान रसायन एक सांस लेते हुए जीव में कैसे बदल गए? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंसान सदियों तक इस सवाल का जवाब जादू, चमत्कारों और पुरानी मान्यताओं में ही ढूंढता रहा। मतलब हम हमेशा कोई आसान जवाब चाहते थे। बिल्कुल। हम हमेशा से मानते थे कि जो चीज जिंदा है उसके अंदर जरूर कोई रहस्यमयी बात होगी। अगर हम आज से सिर्फ 200 साल पीछे जाएं तो दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक भी यही मानते थे कि हर जिंदा चीज के अंदर एक लाइफ फोर्स होती है, एक जादुई जीवन शक्ति। हाँ, उनका मानना था कि यही वो अदृश्य शक्ति है जो एक जीव को जिंदा रखती है और निर्जीव वस्तुओं में ये शक्ति नहीं होती। और ये लाइफ फोर्स वाला भ्रम टूटने की कहानी भी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। 1780 के दशक में फ्रांस के मशहूर केमिस्ट एंटोनी लेवॉइसियर ने एक बहुत ही अनोखा प्रयोग किया। वो प्रयोग सच में विज्ञान के लिए एक टर्निंग पॉइंट था ना? उन्होंने ये साबित करने की ठानी कि जीवन कोई जादू नहीं है। उन्होंने एक छोटे से जानवर, एक गिनी पिग को लिया और उसके शरीर से निकलने वाली गर्मी को मापना शुरू किया। उन्होंने एक उपकरण भी बनाया था इसके लिए। हाँ, उन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया जो ये नाप सके कि उस छोटे से जानवर की गर्मी से कितनी बर्फ पिघल रही है और वो सांस के जरिए कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। इसके तुरंत बाद उन्होंने बिल्कुल वैसा ही प्रयोग कोयले के एक सुलगते हुए टुकड़े के साथ किया। इस प्रयोग के नतीजे विज्ञान की दुनिया को झकझोर देने वाले थे। कोयले के उस बेजान टुकड़े ने भी बिल्कुल उतनी ही गैस निकाली और उतनी ही बर्फ पिघलाई जितनी उस जिंदा जीव ने। ये तो एकदम सीधा सबूत था। बिल्कुल। लेवॉइसियर ने दुनिया को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया कि जीवन कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, बल्कि ये महज एक केमिकल प्रोसेस है, एक रासायनिक प्रक्रिया। सजीव और निर्जीव दोनों एक ही तरह के बुनियादी रासायनिक सिद्धांतों पर काम करते हैं। हाँ, शरीर के अंदर खाना पचना और ऊर्जा बनना असल में धीमी आंच पर कोयला जलने जैसा ही है। लेकिन सदियों पुरानी मान्यताएं एक प्रयोग से कहाँ बदलने वाली थी? लोगों को इस केमिकल प्रोसेस वाली बात पर यकीन नहीं हो रहा था। और इसी बीच इटली के एक डॉक्टर लुइजी गैल्वानी ने एक ऐसा प्रयोग कर दिया जिसने लाइफ फोर्स वाले विश्वास को और मजबूत कर दिया। गैल्वानी और उनके मरे हुए मेंढक। बिल्कुल, वो मरे हुए मेंढकों पर अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने एक मरे हुए मेंढक की टांग को पीतल के एक हुक पर लटकाया हुआ था और उनके हाथ में एक स्टील का ब्लेड था। और जैसे ही ब्लेड टच हुआ, अचानक मरे हुए मेंढक की टांग जोर से फड़कने लगी। गैल्वानी को लगा कि उन्हें वो जादुई लाइफ फोर्स मिल गई है
उन्होंने तुरंत इसे एनिमल इलेक्ट्रिसिटी नाम दे दिया। और दावा कर दिया कि हर जीव के अंदर बिजली दौड़ रही है जो उसे जिंदा रखती है। वो दृश्य देखने में जरूर किसी जादू या चमत्कार जैसा रहा होगा। रहा तो होगा, लेकिन अलेसांद्रो वोल्टा नाम के एक और वैज्ञानिक ने गैल्वानी के इस दावे की गहराई से जांच की। वोल्टा ने साबित किया कि वो टांग मेंढक के अंदर की लाइफ फोर्स से नहीं फड़की थी। तो फिर कैसे फड़की? असल में जब स्टील और पीतल यानी दो अलग धातुएं एक दूसरे के संपर्क में आईं, तो उनके टकराने से एक हल्की सी बिजली पैदा हुई। इसी बाहरी बिजली की वजह से मेंढक की मृत मांसपेशियों ने प्रतिक्रिया दी थी। अरे वाह! और मजेदार बात यह है कि इसी सिद्धांत पर दुनिया की सबसे पहली इलेक्ट्रिक बैटरी का निर्माण हुआ। आज हम जो वोल्टेज शब्द इस्तेमाल करते हैं वो उन्हीं अलेसांड्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। गैल्वानी का भ्रम टूट चुका था। इसके बाद तो वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं में वो कमाल करना शुरू किया जिससे नामुमकिन माना जाता था। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाना। हाँ, शुरुआत में मानते थे कि फैट, प्रोटीन और शुगर जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ जिंदा जीवों के शरीर में ही बन सकते हैं। लेकिन 1828 में एक जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक वॉलर ने एक निर्जीव रसायन से यूरिया बना दिया। और इसके कुछ सालों बाद मार्सलेन बर्थलॉट ने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके लैब के अंदर ही अल्कोहल और एसिड जैसी चीजें बना दी। यहाँ पर बात सच में बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अपनी कोई जान नहीं होती और उन्हें निर्जीव चीज़ों से लैब में बनाया जा सकता है, तो फिर जीवन आखिर है क्या? ये एक बहुत गहरा सवाल है। हम किस आधार पर कह सकते हैं कि कोई चीज़ सजीव है या निर्जीव? क्योंकि रसायनों के स्तर पर देखें तो हमारे अंदर और एक पत्थर के अंदर मौजूद परमाणु तो एक जैसे ही हैं। जीवन की एक सटीक परिभाषा खोजना विज्ञान के लिए हमेशा से सिरदर्द रहा है। 2011 में एक रिसर्च हुई जिसमें बायोफिजिसिस्ट एडवर्ड ट्रिफोनोव ने जीवन की 123 अलग-अलग परिभाषाओं का अध्ययन किया। 123 परिभाषाएं? हाँ, और आखिर में वो जिस निष्कर्ष पर पहुंचे वो बहुत ही सीधा था। लाइफ इज सेल्फ रिप्रोडक्शन विद वेरिएशन। यानी जीवन वो है जो खुद की प्रतिकृति बना सके और जिसमें समय के साथ बदलाव आ सके। बिल्कुल, लेकिन जब हम निर्जीव से सजीव बनने के सफर को देखते हैं तो ये कोई ऐसा स्विच नहीं है जिसे पल भर में चालू किया और जीवन आ गया। ये एक बहुत ही धीमा स्पेक्ट्रम है, एक लंबी प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को समझने के लिए रिसर्च में 4 बड़े मापदंडों की बात कही गई है: कॉम्प्लेक्सिटी, रेप्लिकेशन, बाउंड्री और मेटाबॉलिज्म। तो शुरुआत करते हैं पहले मापदंड कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता से। सजीव प्राणियों का शरीर डीएनए और आरएनए जैसे बहुत ही जटिल रसायनों से बना होता है, जबकि निर्जीव चीजें उतनी जटिल नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि डीएनए जैसे इतने जटिल रसायन शुरुआती धरती पर कैसे बने, क्योंकि शुरुआती धरती आज जैसे बिल्कुल नहीं थी। उस समय की धरती की कल्पना करना भी डरावना है। लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट का समय था वो। बिल्कुल, ये वो समय था जब धरती पर लगातार करोड़ों उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी, समंदर का पानी उबल रहा था और हवा में जहरीली गैसें थीं। और इसी भयंकर माहौल से एक हैरान करने वाली थ्योरी निकलती है जिसे पैनस्पर्मिया कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक जीवन बनाने वाले ये जटिल रसायन धरती पर बने ही नहीं थे, बल्कि वो इन उल्कापिंडों के जरिए अंतरिक्ष से धरती पर आए थे। ये थ्योरी सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही मजबूत वैज्ञानिक सबूत हैं। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाँ, इस तकनीक के जरिए वैज्ञानिक तारों और गैलेक्सी से आने वाली रोशनी का विश्लेषण करके बताते हैं कि वहां कौन-कौन से रसायन मौजूद हैं। 1969 में ऑस्ट्रेलिया में मर्चिसन नाम का एक उल्कापिंड गिरा था। जब वैज्ञानिकों ने इस पत्थर को लैब में जांचा तो उनके होश उड़ गए। उस उल्कापिंड के अंदर 20 से ज्यादा अलग-अलग तरह के एमिनो एसिड मौजूद थे। ये वही एमिनो एसिड हैं जो हमारे और धरती के हर जीव के शरीर में प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। और बात सिर्फ उल्कापिंडों तक सीमित नहीं है। गैस के विशाल बादलों के बीच अमोनिया, पानी, फॉर्मेल्डिहाइड और यहाँ तक कि इथेनॉल भी मिला है। इथेनॉल मतलब अल्कोहल? हाँ, मीडिया ने तो मजे लेते हुए इस अंतरिक्ष वाले अल्कोहल को स्पेस वोडका का नाम दे दिया था। इसके अलावा धरती से 25,000 प्रकाश वर्ष दूर
सैजिटेरियस B2 नाम के एक विशाल गैस के बादल में वैज्ञानिकों को ग्लाइकोलैल्डिहाइड मिला है, जो डीएनए और आरएनए बनाने के लिए सबसे जरूरी राइबोज शुगर का निर्माण करता है। और एक और बहुत दिलचस्प चीज अंतरिक्ष में मिली है, वो है कायरलिटी। ये वो मिरर इमेज वाली बात है ना? हाँ, इसे ऐसे समझें जैसे हमारे दाएं और बाएं हाथ होते हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। धरती पर जीवन की ये एक बुनियादी पहचान है कि हमारे शरीर के एमिनो एसिड एक खास दिशा में घूमे हुए होते हैं। और अंतरिक्ष में मिलने वाले रसायनों में भी बिल्कुल यही कायरलिटी देखने को मिली है। मुझे यहाँ वैज्ञानिक जेम्स लवलॉक का वो कोट याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड एक बहुत बड़े गोदाम की तरह है जहाँ जीवन बनाने के लिए जरूरी सभी स्पेयर पार्ट्स पहले से मौजूद हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि धरती को ये सारे जटिल रसायन शून्य से नहीं बनाने पड़े, वो अरबों सालों तक उल्कापिंडों के जरिए आसमान से बरसते रहे। अब अंतरिक्ष से आया हुआ कच्चा माल तो समुद्रों में इकट्ठा हो गया, लेकिन सिर्फ रसायनों के ढेर को हम जीवन तो नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं। उन बिखरे हुए मोतियों को एक धागे में पिरोकर अपनी कॉपी बनाना भी तो सीखना था। यहीं पर दूसरा मापदंड आता है, रेप्लिकेशन, यानी प्रतिकृति बनाने की क्षमता। 1871 में चार्ल्स डार्विन ने प्राइमोर्डियल सूप हाइपोथेसिस का विचार दिया था। डार्विन का मानना था कि शुरुआती धरती पर एक गर्म तालाब रहा होगा जिसमें ये सारे रसायन एक सूप की तरह घुले होंगे और बिजली कड़कने से उनमें कोई रिएक्शन हुआ होगा। डार्विन की सोच को 1953 में स्टैनली मिलर और हैरोल्ड उरे ने लैब में साबित कर दिखाया। वो मिलर उरे प्रयोग? हाँ, उन्होंने 5 लीटर के एक कांच के फ्लास्क में शुरुआती धरती का माहौल बनाया, अमोनिया, मीथेन और पानी की भाप डाली और बिजली की चिंगारियां छोड़ी। कुछ ही हफ्तों बाद उस फ्लास्क के पानी का रंग गुलाबी और भूरा हो गया था। उस पानी के अंदर अपने आप एमिनो एसिड बन गए थे। इस प्रयोग ने साबित कर दिया कि सही माहौल मिलने पर जीवन के निर्माण खंड बन सकते हैं। लेकिन वो आपस में जुड़कर आरएनए जैसी जटिल चेन कैसे बनाएंगे, ये एक बड़ा सवाल था, क्योंकि पानी में रसायन अक्सर टूट जाते हैं, जुड़ते नहीं हैं। इसके जवाब में क्ले मिनरल हाइपोथेसिस सामने आती है। चिकनी मिट्टी की सतह पर एक खास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। मिट्टी के चार्ज ने उन बिखरे हुए रसायनों को पास पास खींचा जहां वो जुड़कर आरएनए का रूप ले सकें। और 2009 में जॉन सदरलैंड ने दिखाया कि हाइड्रोजन साइनाइड और फॉस्फेट जैसे साधारण रसायनों पर अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ने से आरएनए के न्यूक्लियोटाइड बन गए। विज्ञान की दुनिया में इसे आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस कहा जाता है। सबसे पहले आरएनए बना जो खुद की कॉपी बना सकता था, बाद में प्रोटीन बने और आखिर में डीएनए बना। डीएनए आरएनए के मुकाबले ज्यादा स्थिर होता है, लेकिन खुले उबलते पानी में तैरते हुए आरएनए के धागे तो पल भर में नष्ट हो सकते थे। उन्हें एक सुरक्षित घर चाहिए था, और यही एंट्री होती है हमारे तीसरे मापदंड की बाउंड्रियां, सीमा। इस बाउंड्री के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक बहुत ही आसान सा उदाहरण ले सकते हैं, साबुन का। हाँ, साबुन के मॉलिक्यूल्स का बर्ताव बहुत अनोखा होता है। जब हम हाथ धोते हैं तो साबुन यानी फैटी एसिड्स का एक सिरा पानी की तरफ आकर्षित होता है और दूसरा पानी से दूर भागता है। इस कश्मकश में वो एक छोटा सा बुलबुला बना लेते हैं और धूल को अंदर कैद कर लेते हैं। अरबों साल पहले समंदर में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। पानी में मौजूद लिपिड्स यानी फैट के मॉलिक्यूल्स ने भी पानी से बचने के लिए बुलबुले बनाए। और महज एक इत्तेफाक से आसपास तैर रहे आरएनए के मॉलिक्यूल इन लिपिड के बुलबुलों के अंदर कैद हो गए। लिपिड्स की दीवार ने आरएनए को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया। इसे ही धरती का सबसे पहला सेल या प्रोटोसेल कहा गया। अब इस प्रोटोसेल के पास जटिलता है, कॉपी बनाने वाला आरएनए है और सुरक्षा घेरा भी है। लेकिन कोई भी मशीन बिना ईंधन के नहीं चलती। यहीं पर चौथे और आखिरी मापदंड की बात आती है, मेटाबॉलिज्म। आरएनए को कॉपी बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए थी। ये ऊर्जा सूरज से नहीं आ सकती थी, क्योंकि प्रोटोसेल समुद्र की गहराइयों में थे। इसका जवाब हमें हाइड्रोथर्मल वेंट थ्योरी में मिलता है। समुद्र के तल में वो जगहें जहां से खौलता हुआ पानी और मिनरल्स चिमनी की तरफ बाहर निकलते हैं। बिल्कुल, इन वेंट्स के आसपास रहकर प्रोटोसेल्स ने मिनरल्स और ऊष्मा सोखना शुरू किया और उस ऊर्जा का इस्तेमाल आरएनए की कॉपी बनाने के लिए किया। और जो कचरा बचा उसे वापस समंदर में छोड़ दिया। हमारी सांस लेने और खाना पचाने की जो प्रक्रिया है, उसकी बुनियादी शुरुआत यहीं से हुई। माना जाता है कि वो लूका इन इवेंट्स के आसपास ही पनपा था।
तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? हमने ये तो समझ लिया कि रसायन कैसे एक प्रोटोसेल में बदल गए, लेकिन ये छोटे सूक्ष्म जीव हमारे जैसे जटिल जीवों में कैसे बदल गए? इस बदलाव की कहानी बहुत संघर्ष भरी है। जैसे जैसे इन सेल्स की संख्या बढ़ी, समंदर में भीड़ होने लगी। वेंट से दूर जाने पर ऊर्जा खोजना मुश्किल हो गया। उनके पास जिंदा रहने के दो ही रास्ते थे, या तो ऊर्जा के लिए एक दूसरे को मारकर खा जाओ, जिसे प्रेडेशन कहते हैं, या फिर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करो, यानी म्यूचुअलिज्म। और यहीं पर इस पूरी डीप डाइव की सबसे हैरान करने वाली घटना होती है। उस समय समंदर में प्रोकैरियोट्स का राज था। ये साधारण सेल होते हैं जिनमें स्पष्ट केंद्र नहीं होता। मुख्य रूप से दो तरह के थे, बैक्टीरिया और आर्किया। ये दोनों समंदर में एक साथ रहते थे। बैक्टीरिया आर्किया के छोड़े हुए कचरे को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करता था, इसलिए वो आर्किया के बहुत करीब रहता था। और फिर आज से लगभग 2 अरब साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसे द ग्रेट मर्जर कहा जाता है। हुआ ये कि एक दिन एक बड़ा आर्किया एक छोटे बैक्टीरिया को निगल गया। सामान्य तौर पर आर्किया को उस बैक्टीरिया को पचा लेना चाहिए था, लेकिन एक बहुत ही दुर्लभ इत्तेफाक के वजह से उसने उसे अंदर ही जिंदा रहने दिया। ये घटना कितनी दुर्लभ थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे इतिहास में ये मर्जर सिर्फ एक बार हुआ है। 1960 के दशक में जीव विज्ञानी लिन मार्गुलिस ने इस मर्जर की सच्चाई दुनिया के सामने रखी। उन्होंने हमारे सेल्स के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन किया। माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे सेल का पावर हाउस है। लिन मार्गुलिस ने जो खोजा वो सच में होश उड़ा देने वाला था। उन्होंने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक अलग डीएनए है जो सेल के मुख्य डीएनए से बिल्कुल मेल नहीं खाता। ये कैसे हो सकता है कि हमारे ही सेल के एक हिस्से का डीएनए हमसे अलग हो? इसका जवाब उस 2 अरब साल पुराने मर्जर में था। माइटोकॉन्ड्रिया का वो डीएनए एक खास बैक्टीरिया टाइफॉस से मिलता जुलता था। वही बैक्टीरिया जो इंसानों में तेज बुखार लाता है। इसका मतलब हमारे सेल के अंदर जो ऊर्जा बनाने वाली मशीन है वो असल में अरबों साल पहले निगला गया एक आजाद बैक्टीरिया है, जो आज भी हमारे अंदर जिंदा है। हम असल में एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग जीवों का गठबंधन है। जब उस आर्किया ने बैक्टीरिया को अपनाया तो सेल को 2 लाख गुना ज्यादा ऊर्जा मिलने लगी। इसी बेशुमार ऊर्जा की वजह से वो सिंगल सेल जीव खुद को बढ़ा कर पाया, बहुकोशिकीय जीव यानी यूकैरियोट्स में बदल पाया। अगर वो मर्जर नहीं होता तो आज धरती पर सिर्फ बैक्टीरिया होते, कोई पौधे, जानवर या हम इंसान नहीं होते। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमारे शरीर का एक एक सेल समंदर की गहराई में हुए उस ऐतिहासिक समझौते का जिंदा सबूत है। इस पूरे सफर में 2 अरब साल का वक्त लगा। पहला जीवन आज से लगभग 3.7 से 4 अरब साल पहले समंदर में शुरू हुआ, और उसके बाद वो पहला बहुकोशिकीय जीव बनने में 1.5 अरब साल और लग गए। जिन रसायनों से हमारा शरीर बना है, जो कार्बन हमारे खून में दौड़ रहा है, वो सितारों के टूटने और उल्का पिंडों से यहाँ पहुंचे हैं। हम सचमुच विज्ञान की नजर में तारों की धूल हैं, स्टारडस्ट। एक आखिरी विचार जो सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर जीवन बनाने की ये पूरी रेसिपी पूरे ब्रह्मांड में उल्का पिंडों और गैस के बादलों में बिखरी पड़ी है, और रसायन विज्ञान के नियम पूरी दुनिया में एक जैसे ही काम करते हैं, तो क्या ये संभव है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में चल रहे अनगिनत जैविक प्रयोगों में से सिर्फ एक हों? ये बहुत मुमकिन है कि अंतरिक्ष में कहीं और भी रसायन बिल्कुल इसी तरह जीवन का निर्माण कर रहे हों। ये एक ऐसा सवाल है जो ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया बदल देता है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये सफर आपको उतना ही दिलचस्प लगा होगा जितना हमें।